गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार आपको ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर संसाधन और विकास के बारे में बताया गया था, जिसके अंतर्गत आपको संसाधन क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण बताया गया था कि किस तरह संसाधन का बांटा गया है, नवीकरण अनवीकरण, जैव अजैव, स्वामित्व, क्या निजी, सार्वजनिक, इनके बारे में बताया गया था। इसके अलावा आपको बताया गया था कि संसाधनों का संरक्षण करना ज़रूरी क्यों है, ये सब बताया गया था। क्योंकि जिस तरीके से लगातार संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, लोग इसको समझते हैं कि जो संसाधन जो है क्या वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है या जो निःशुल्क उपहार दिए गए हैं, इसलिए उनका वो अंधाधुंध शोषण कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और संसाधन लगातार कमी होती चली जा रही है। बहुत से जो संसाधन जो समाज है वो दो वर्गों में बढ़ गया है। एक तो वो लोग जिनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, इसके अलावा वो लोग जिनके पास संसाधन बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आपको पढ़ाया भू संसाधन के बारे में, जिसके अंतर्गत भूमि का किस किस रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको ये बताया गया था कि भूमि का जो उपयोग है वो किस तरह से किया जा रहा है, भूमि का उपयोग कैसे किया जा रहा है, और सबको यही बताया गया था कि आपको कि भूमि एक सीमित संसाधन है, ठीक है, जिसको जो ना बढ़ सकती ना पर, लेकिन उसका निम्नीकरण हो सकता है। वो कम जरूर हो सकती है लेकिन वो बढ़ नहीं सकती है। लेकिन जैसे जैसे जब उपनिवेश शासन हमारे समय आया, उपनिवेश हरियाणा, तब भूमि पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, जिससे कि बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा भारत में जो वंश आधारित परंपरा है, यानी उत्तराधिकार परंपरा है कि पहले पिता के बाद जो भूमि है वो बच्चों बढ़ जाती है, इससे क्या भूमि का प्रोडक्शन लगातार कम होता चला जाता है। और जिस तरीके से हमारे सारे काम जो भूमि पर हो रहे हैं, चाहे वो उद्योग हों, चाहे फैक्ट्रियाँ हों, चाहे कृषि कार्य हो या और कोई गतिविधि हो, सारे के सारे हमारे भूमि पर ही संचालित किए जा रहे हैं, जिससे कि भूमि की लगातार कम होती चली जा रही है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी है कि भूमि का संरक्षण किया जाए, उसको बचा कर रखा जाए, ठीक है, ताकि वो आगे आने वाले समय पर वो आगे वाले जो ही पीढ़ी है उसको वो उसका इस्तेमाल कर सके। क्योंकि हमें एक सतत पोषणीय विकास तभी प्राप्त हो सकता है कि जब वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी इसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से कर सके। इसलिए सतत पोषणीय विकास बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये जो भी प्रकृति है उसको बिना नुकसान पहुँचाए इस संसाधनों का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सके। अब इसके बाद आगे हम चैप्टर में देखते हैं कि किस किस तरीके से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है या किस किस तरीके से भूमि का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं इसके अंदर खनन कार्य। खनन मतलब होता है कि जब खनन कार्य करते हैं तो बहुत सी जगह पे क्या है कि खनन कार्य करने से क्या होता है कि जो उसके जो भी गड्ढे वगैरह होते हैं खनन कार्य करते हैं वहाँ पे उसको खुला छोड़ दिया जाता है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की या झारखंड की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो वहाँ पे क्या है कि जितना भी खनन कार्य किया जाता है, क्योंकि वैसे हमारे सारे के सारे खनिज भंडार इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जब भी खनन कार्य किया जाता है तो खदानों को बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जो ही वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा का सारा भूमि पर आके उसकी लेयर बिछ जाती है। जिससे क्या है कि जो भूमि की उपजाऊपन होता है वो लगातार कम हो जाता है, भूमि की जो पानी सोखने की क्षमता होती है वो लगातार कम हो जाती है, जिससे कि भूमि का निम्नीकरण होता है। दूसरा है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन की बात करें, अगर हम राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो वनोन्मूलन है वो बहुत ज़्यादा किया, यानी बहुत ज़्यादा वनों को काट दिया गया, जिससे कि यहाँ पर भूमि का निम्नीकरण हो गया है, भूमि लगातार खत्म होने के कगार पर पहुँच चुकी है। इसके अलावा आगे देखते हैं अति चराई। अति चराई भूमि का निम्नीकरण होने का एक रीज़न और है, जिसका जो है अति चराई, यानी कि पशुओं को लोग जो भी पशुपालन जो भी लोग करते हैं तो वो क्या है कि अति मतलब पशुओं को बहुत ज़्यादा चराते हैं। चराने से मतलब क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं है कि पशुओं को यहाँ पर चराया जाए, वो उन पशुओं को यही छोड़ देते हैं और जो कि वो किसी भी जगह पर जाके बोले चर लेते हैं, जिससे कि भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता है। क्योंकि जब भी पशु घास वगैरह चरते हैं तो उनके मुंह में घास के साथ साथ जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो भी उनके मुंह में आ जाती है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी की ऊपरी परत ही सबसे उपजाऊ होती है। इसलिए वो जब मिट्टी उनके मुंह में चली जाती है तो वो उपजाऊपन बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अति सिंचाई। अगर हम भूमि निम्नीकरण का दूसरा और रीज़न देखें तो उसमें अति सिंचाई एक मेन रीज़न है।
अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें या पश्चिम उत्तर की बात प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे हरित क्रांति का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। हरित क्रांति मतलब कि वैज्ञानिक तरीके से या आधुनिक तरीकों से कृषि कार्य करना, जिसके अंतर्गत यहाँ पे क्या है कि जो जो भी फसल प्रोडक्शन किया जाता है, चाहे गेहूँ या चावल की कृषि जो भी की जाती है, तो यहाँ पर आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हर घर में क्या है कि अति सिंचाई करती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सिंचाई की जा रही है, हर घर में अपने खुद के नलकूप वगैरह बन गए हैं, कुछ गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए। जब उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो लोगों ने अपने अपने नलकूप लगाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो अति सिंचाई होने की वजह से क्या हुआ कि भूमि का निम्नीकरण हो गया, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि भूमि का निम्नीकरण होता चला जाता है। भाई हरित क्रांति का यूज़ करेंगे, एक बार दो बार करते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन अच्छा होगा, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर हम पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे वैसे वैसे क्या कि भूमि उपजाऊपन लगातार कम होता चला जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भूमि का निम्नीकरण धीरे धीरे होकर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये आपका ये तरीका है जिससे कि मतलब क्या करना कि भूमि का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। अब भूमि उपयोग को बचाने के लिए या भूमि निम्नीकरण को बचाने के लिए हम कुछ रक्षक मेखलाएं या कई ऐसे उपाय कर सकते हैं, जैसे कि चारागाहों पे मतलब जो वनारोपण किया जाए, चारागाहों का उचित प्रबंधन किया जाए, यानी कि ऐसे क्षेत्र स्थापित किए जाएं या ऐसे पर्टिकुलर क्षेत्र बना दिए जहाँ पर कि पशु जो आसानी से वहाँ पर चर सकें, ऐसे स्थानों को मतलब नियंत्रित किया जाए। इसके अलावा जो भी पशु इधर उधर चरने जाते हैं उस क्षेत्र को कवर कर दिया जाए, यानी कि वहाँ पर जो भी कंचे तार वगैरह जो भी होती है फेंसिंग वगैरह वो कर दिया जाए, ताकि जो पशु है वो इधर उधर ना घूमने पाए। इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ, ताकि पेड़ पौधे जो भी हैं वो मिट्टी की जो भी मतलब पावर होती है उसको बचा के रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अति जो सिंचाई है उसको कम से कम किया जाए, पानी का मतलब ज़्यादा पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का यूज़ ना किया जाए, जिससे कि हम भूमि निम्नीकरण को आसानी से बचा सकते हैं। इसका देखते हैं हम मृदा संसाधन। मृदा संसाधन मतलब कि मिट्टी, वैसे तो मिट्टी सब जगह ही पाई जाती है, लेकिन जो मिट्टी के ऊपरी जो 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर की जो परत होती है वही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मृदा। उसी को मृदा के नाम से आना था। जितने भी जब हम सिंचाई कार्य करते हैं, जब भी हम बुआई वगैरह जब भी करते हैं इसके अंदर खेत, तो जब भी हम ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं उससे क्या कि मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो ऊपर नीचे चली जाती है, जिससे कि पूरा का पूरा जो परत होती है वो उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मृदा। ठीक है, लेकिन मृदा बनने में, ठीक है, मृदा कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में बहुत लंबा लाखों वर्ष लग जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई कि फ़ौरन मतलब जीवाश्म ईंधन जो भी है कि मतलब वो उसका इस्तेमाल किया जाए और मृदा बन जाए, लेकिन मृदा बनने क्योंकि इसलिए मृदा बनने में बहुत लाखों वर्ष लगते हैं। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में बहुत लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है, जो कि हमारी चट्टानों से, ठीक है, या जो भी पारिस्थितिक तंत्र हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारी मृदाएँ जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं। और जैसे भाई जलोढ़ मृदा है या जो भी है, नदियों द्वारा मृदा बन रही है, हवा द्वारा मृदा बन रही है, तो इस तरीके से मृदा बनने में ये बहुत समय लगता है। और मृदा जो होती है वो उसके आधार पर पहचानी जाती है कि इसका रंग कैसा है या इसमें कौन कौन से गुण होते हैं। इसी आधार पर मृदा का डिवीज़न किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, उसको पहचान की जाती है और उसी हिसाब से उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो भारत में आयु, रासायनिक गुण के आधार पर, उसके रंग के आधार पर या उसकी समय के आधार पर भारत में मृदाओं को निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, जिसको हम देखते हैं। सबसे पहले भारत में जो मृदा पाई जाती है, जो बहुत बड़े क्षेत्र पाई जाती है, उसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत के विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाती है और ये मृदा बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, और ये मृदा पूरा का पूरा जो भारत का जो उत्तरी मैदानी पूरा क्षेत्र है वो भारत का पूरा इसी मृदा से बना हुआ है, जलोढ़ मृदा से, जो कि मिट्टी द्वारा, जो नदियों द्वारा जो बहाकर लाई जाती है उससे ये इस मृदा का निर्माण होता है, जो कि पूरे उत्तर भारत में फैली हुई है। ठीक है, जो कि 3 नदी तंत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बनती है। इनके नदियों द्वारा जो बहाव होता है उसके द्वारा ये मृदा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और ये मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ये जो मृदा होती है पूर्वी तटीय मैदान से लेके राजस्थान, गुजरात, कावेरी नदी डेल्टा क्षेत्र हैं, इन सब के क्षेत्रों में पाई जाती है ये मृदा। ठीक है, और इस मतलब जैसे जैसे हम मतलब इस मृदा के अंदर कि 2 पार्ट होते हैं, एक बांगर और दूसरा खादर। ठीक है, यानी इस मृदा को बांगर और खादर के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। अगर हम बात करें कि पुराना जलोढ़ की बात करें, जो पुराना जलोढ़ होता है यानी कि जो नदियों द्वारा बहाकर मिट्टी लाई जाती है, तो वो
एक के ऊपर लेयर बनती चली जाती है। उसमें से जो लेयर सबसे नीचे होती है, यानी सबसे नीचे जो पुरानी जो मृदा होती है, उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं बांगर, जो कि पुराना जलोढ़ होता है। और जो नई नई मृदा नदियों द्वारा बनती जाती हैं उसको बोलते हैं हम खादर, जो कि नई मृदा होती है। ठीक है, उसके कण थोड़े से मोटे होते हैं और जो पुरानी मृदा होती है उसके कण थोड़े से बारीक होते हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती हैं। उपजाऊ होने का मतलब क्योंकि इसमें पोटाश है, फास्फोरस है, चूना युक्त होती हैं। इसलिए इसके अंदर गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाज, दलहनी फसलें यानी दाल की फसलें इसमें आसानी से उगाई जा सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जिन क्षेत्रों में जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है वहाँ पर गहन कृषि की जाती है। और जो गहन कृषि होने की वजह से ये जो जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र हैं वो बहुत उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ होने की वजह से यहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, और जहाँ जिन क्षेत्रों में अगर मृदाएँ, जहाँ पे क्षारीय मृदाएँ होती हैं या जहाँ पर नमक वाली मृदा होती है, वहाँ पर अच्छी टेक्निक द्वारा या सिंचाई, अच्छी टेक्निक या सिंचाई के माध्यम द्वारा उसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। ठीक है, इसका देखते हैं हम काली मृदा। काली मृदा हमारा काली मृदा। ठीक है, काली मृदा हमारे जो, इसको हम रेगर मृदा के नाम से भी जानते हैं। इसको बोलते हैं रेगर मृदा, रेगर मृदा, कपास मृदा। ठीक है, यानी इस काली मृदा को रेगर मृदा, काली कपास मृदा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस काली मृदा के अंदर कपास की खेती प्रॉपर तरीके से होती है। यानी अगर हम कपास की खेती करनी है तो हमें काली मृदा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये कपास के लिए अच्छी मानी जाती है। और यह भी मानी जाती है कि मतलब इसको काली मृदा को बनाने में जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं उसने मतलब बहुत मुख्य योगदान दिया है। ये काली मृदा जो है क्या है, वो लावाजनक शैलों से निर्माण होता है। ठीक है, जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है वो सूख के मतलब काली मृदा में कन्वर्ट हो जाता है। ये मृदाएं जो होती हैं महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर पाई जाती हैं। और कृष्णा गोदावरी घाटियों डेल्टा क्षेत्र तक भी ये मृदाएं फैली हुई हैं। ठीक है, काली मृदा बहुत महीन कणों वाली, मृत्तिका वाली से बनी होती हैं और इनमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, चूना जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं। ठीक है, इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। और जैसे ही गर्म और शुष्क मौसम होता है इस मृदा में दरारें पड़ जाती हैं। दरारें पड़ने से क्या होता है कि इसके अंदर जो वायु होती है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर, इन मृदाओं के अंदर मिक्स हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब गीली होने पर, जैसे ये मृदा गीली हो जाती है तो ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं। ठीक है, और इनका जोतना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि इस मिट्टी के अंदर जो भी कृषि कार्य किया जा रहा है वो मानसून आने से पहले कर दिया जाए। यानी मानसून आने से पहले उसमें बीज बो दिए जाएँ, उसकी सिंचाई एक बार सिंचाई कर दी जाए। क्योंकि अगर एक बार मानसून आ जाए तो ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, दलदली हो जाती है, तब इनको जोतना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आपको आज दो मृदाओं के बारे में बताया गया। ठीक है, जलोढ़ मृदा और काली मृदा के बारे में बताया गया। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, वो आपको सॉल्व करके लाने हैं। ठीक है, थैंक यू।